हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमए फाइनल में हम 4th पेपर पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। पिछली क्लास में हमने प्रजातंत्र व्यवस्था के गुण और दोषों के बारे में चर्चा की थी। कुछ दोष मैंने बताए थे। आज हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के कुछ और दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के कुछ और दोष इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, धनी लोगों का शासन। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में चुनाव में इतना अधिक खर्चा किया जाता है कि साधारण नागरिक, जिसके लिए 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इस खर्च को मात्र कुछ अमीर और कुलीन लोग ही वहन कर सकते हैं। इसलिए चुने हुए प्रतिनिधि जो संसद में या विधानमंडलों में चुनकर जाते हैं, वो अधिकतर धनी लोग ही होते हैं, है ना। ऐसे लोग पैसों के बल पर निर्धनों के या गरीब लोगों के वोट खरीद करके विजयी हो जाते हैं, जो कि योग्य नहीं होते। नेक्स्ट इसका दोष यह है, कोरा आदर्शवाद। प्रजातंत्र में आदर्शवाद की भावना बहुत अधिक रूप से पाई जाती है। यह केवल कोरे आदर्शवाद पर आधारित है। यह समानता और स्वतंत्रता की दुहाई तो देता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। बर्क ने भी इसके दोषों के संबंध में कहा है कि प्रजातंत्र समानता का एक भयानक प्रपंच है। आज किसी भी देश में वास्तविक रूप में लोकतंत्र नहीं है। स्पेंगलर भी कहते हैं कि लोगों द्वारा शासन पूर्णतः असंभव है। नेक्स्ट इसका दोष है, बहुमत का अत्याचार। प्रजातंत्र बहुमत का शासन है, इसलिए बहुमत अल्पसंख्यकों के हितों का गला घोंटने लगता है। बहुमत के कारण नागरिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। लेकी और हेनरी मैन ने भी कहा है कि प्रजातंत्र में स्वतंत्रता का गला घोंट दिया जाता है। इसमें 51% जनता 49% लोगों पर शासन करती है। कहने का मतलब है कि इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की अवहेलना की जाती है। ये इसमें दोष है। नेक्स्ट है धन और समय का अपव्यय। प्रजातांत्रिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण दोष यह भी है कि इसमें धन और समय दोनों का ही बहुत ही अपव्यय होता है, क्योंकि चुनाव, मंत्रियों व प्रतिनिधियों की तनख्वाह आदि में बहुत ही धन खर्च होता है। गेटेल भी कहते हैं कि इसमें न केवल धन की बर्बादी होती है, बल्कि इसके कारण व्यर्थ में वाद विवाद व समय की भी बर्बादी होती है। नेक्स्ट है इसका दोष, संख्यात्मक शासन प्रणाली। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भीड़तंत्र को प्रमुखता देने वाली प्रणाली कहा जाता है। इसमें संख्या का अत्यधिक महत्व होता है। सदस्यों की संख्या पर अधिक ध्यान दिया जाता है। उनके गुण और योग्यता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इस व्यवस्था में योग्य और बुद्धिजीवियों या अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं रखा जाता, है ना। इसलिए ये व्यवस्था संख्यात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है। नेक्स्ट है इसका दोष, दृष्टिकोण से गलत। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था में ईमानदारी का प्रचार तो किया जाता है, किंतु झूठ और निंदा ही राजनीतिक आधार बन जाते हैं। चुनाव के दौरान प्रचार और प्रसार झूठ के कारण, झूठ और निंदा के द्वारा ही
किया जाता है दूसरी पार्टियों, विरोधी पार्टियों के लिए। यही प्रचार और प्रसार देश का राजनीतिक वातावरण गंदा कर देता है और समाज में जो भी व्यक्ति करिश्मेबाज होता है या चतुर होता है वही जन नेतृत्व करने लगता है। नेक्स्ट इसका दोष है अस्थिरता। प्रजातंत्र प्रणाली में स्थापित सरकार स्थायी नहीं होती। बहुमत टूट जाने पर या अविश्वास के कारण ऐसी सरकारें कई बार गिर भी जाती है और दोबारा चुनाव कराया जाता है। इसके कारण राष्ट्र पर अनावश्यक रूप से चुनाव का बोझ बढ़ता है और अस्थिरता के कारण सरकार के अनेक कार्यक्रम और नीतियाँ लागू नहीं हो पाती है, वो विखंडित हो जाती है। इसलिए जन कल्याण में बाधा उत्पन्न होती है, देश की प्रगति और विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल बंदी। जैसा कि बच्चों प्रजातंत्र में बहुमत को महत्व दिया जाता है, आपको मालूम ही है, तो कई राजनीतिक नेता अपने स्वार्थ के कारण एक दल से दूसरे दल में भी चले जाते हैं, यानी दल भी बदल लेते हैं। वर्तमान समाज की राजग सरकार के सामने इस प्रकार के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। वाजपेयी सरकार से ममता बनर्जी और उसकी पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था, है ना, और फिर पुनः वाजपेयी सरकार को समर्थन दे करके मंत्री बनने की जुगाड़ की गई थी, है ना। तो इस प्रकार की प्रणाली में दलबंदी दोषपूर्ण या दलबंदी, राजनीतिक दलबंदी का ही दोष दिखाई देता है। नेक्स्ट इसमें ये दोष निहित है कि संकट के काल के लिए यह शासन प्रणाली उपयुक्त नहीं है। प्रजातांत्रिक या प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था का एक दोष ये भी कह सकते हैं कि संकटकालीन परिस्थितियों में ये अनुपयुक्त शासन व्यवस्था कही जा सकती है, क्योंकि नीतिगत व महत्वपूर्ण निर्णय बिना बहुमत के स्वीकार नहीं होते हैं और सत्तारूढ़ दल तथा विपक्षी दलों में एकता नहीं होती है, मत ऐक्य नहीं होता है। इसके कारण निर्णय यथाशीघ्र नहीं हो पाते हैं। किसी भी विधेयक को पास करने में या मंजूरी देने में दलों के बीच सही तालमेल न होने से, सहमति नहीं बन पाने से इस व्यवस्था को धक्का पहुंचता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि यह शासन व्यवस्था संकट काल के लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था नहीं कही जा सकती। इसके अलावा, इन सारे दोषों के अलावा भी लॉर्ड ब्राइस ने भी प्रजातंत्र प्रणाली की बहुत आलोचना की है। इन्होंने जिन आधारों पर इस व्यवस्था की आलोचना की है वो मैं आपको बताती हूँ। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि इस प्रणाली में धन को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप शासन पर धनिकों का वर्चस्व रहता है। दूसरी बात ये कहते हैं कि तथाकथित नेता राजनीति को व्यापार या पेशा समझते हैं, यानी कि व्यक्ति राजनीति में इसीलिए आते हैं कि वो इसको एक प्रोफेशन बना लेते हैं, व्यापार समझते हैं, धन कमाने के लिए इसमें वो आते हैं, भाग लेते हैं। नेक्स्ट है समानता के सिद्धांत का दुरुपयोग इसमें किया जाता है, इनका कहना है। नेक्स्ट इनका ये कहना है कि शासन संचालन में विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, किंतु प्रजातंत्र में योग्यता पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि संख्या पर ध्यान दिया जाता है कि बहुमत के लिए हमें कितने सदस्य चाहिए, इसी बात पर ध्यान दिया जाता है।
नेक्स्ट इन्होंने ये बात कह करके आलोचना की है कि प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा ये दल अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में लिप्त हो जाते हैं, जन कल्याण से इनका कोई सरोकार नहीं होता है। नेक्स्ट इनका ये कहना है कि राजनीतिक नेता वोट प्राप्त करने के लिए कई तरह की सौदेबाजी करते हैं जिससे कि राजनीतिक वातावरण दूषित हो जाता है। नेक्स्ट ये लॉर्ड ब्राइस ये कह के आलोचना करते हैं प्रजातांत्रिक प्रणाली की कि ये शासन व्यवस्था अत्यधिक धन का व्यय करती है, यानी इस प्रणाली में धन का बहुत ज़्यादा व्यय किया जाता है। कुछ भी हो, इतने सारे दोष होने के बावजूद भी और अनेक प्रकार की आलोचनाओं के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है। इसको सबसे उपयुक्त शासन प्रणाली माना जाता है। ये बात अलग है कि इसमें कुछ स्वार्थी तत्वों और संवैधानिक अड़चनों के कारण कुछ दोष विद्यमान हो गए हैं। भारत के संविधान और कानून व्यवस्था के लचीला होने के कारण, लिबरल होने के कारण इसमें अनेक दोष विद्यमान हैं। इस व्यवस्था के इन अवगुणों को दूर करके इसे और अधिक स्वस्थ और उत्तम शासन प्रणाली बनाया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से दोषहीन नहीं होती है ना। इस प्रकार से वर्तमान समय में प्रजातंत्र ही अन्य शासन प्रणालियों से श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। इसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किया जाता है और जन कल्याण को, जनहित को महत्व दिया जाता है। व्यक्तियों को स्वतंत्रता और समानता जैसे अधिकार दिए जाते हैं और उनकी रक्षा की जाती है। इस प्रकार से ये श्रेष्ठ शासन प्रणाली है। थैंक यू। आज इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में।